खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो ग्लोबल मिडास फाउंडेशन है उसके अंदर जो हमने स्पेशल एज सीरीज़ चला रखी है, जिसके अंदर हम लोग जितने भी बैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं और जो भी लोग आईपी के अंदर डील करते हैं, तो उसके अंदर आज एक ख़ास मुलाकात हम करेंगे हरीश जी के साथ। तो इसके अंदर आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले इनसे कि जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है और स्ट्रेस एसेट्स है, इसके अंदर इनकी प्रोफेशनल सर्विसेज क्या हैं और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है, ताकि जो लोग इसमें आज उलझे हुए हैं या उनको गाइडेंस नहीं है या उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए फिर उनकी गाइडेंस इनसे मिले। आपका स्वागत है हरीश जी हमारे शो में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो ये मैं देख रहा हूँ जो उत्कृष्टता आपने रीडिफाइनिंग रेजोल्यूशन करके अपनी आईपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है। हाँ जी। थोड़ा ये नाम कैसे रखा आपने, पहले ये बताएं। उत्कृष्टता का मतलब होता है कि सर्वश्रेष्ठ। तो हमारा एक जो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो भी सॉल्यूशन दे वो सबसे उत्तम सॉल्यूशन हो, सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन हो। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये नाम, क्योंकि काफ़ी हंटिंग करने के बाद हमारा ये डिसीजन हुआ कि उत्कृष्ट ही जो है उत्कृष्ट होना चाहिए। जो भी सर्विसेज दें हमारी वो उत्कृष्ट होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये नाम रखा उत्कृष्ट। तो पहले हरीश जी आप थोड़ा अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताएं। मेरा नाम जैसे आपने बताया हरीश तनेजा है और मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप किया हुआ है। मैं लॉयर भी हूँ और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंशियल एसेट्स, प्लस मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस किया हुआ है। तो इन सब का जो एक फाइनेंशियल बुके है, ताकि हम एक एंड टू एंड सर्विसेज दे सकें किसी भी कस्टमर के लिए, या जो भी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं उन सब चीज़ों को देने के लिए जितनी नेसेसरी क्वालिफ़िकेशंस हमें चाहिए थी वो हमारी, और हमने उसको एक्वायर किया। और जैसे लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं हमें इन सर्विसेज में अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज देते हुए। तो थोड़ा आप ये बताएं कि किस स्टैंडर्ड अकाउंट को एनपीए किस बेसिस में पहले करा जाता है, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि एक अकाउंट एनपीए कहलाता है। एनपीए बेसिकली जब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, जैसे अब अगर बैंक की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में जब वो अपनी ईएमआईज़ या जो उसने इंस्टॉलमेंट्स है वो पे करनी होती है, तो वो नहीं पे कर पाता, तो उसको पहले वो 90 डेज़ तक चेक करते हैं। जैसे 3 मंथ्स का उसको वो इरेगुलर सर्विसेज में डाल देते हैं। फिर उसके बाद जब वो देखते हैं कि कहीं से भी रिकवरी नहीं हो रही, तो फिर वो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जब वो कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसके बाद वो अगला स्टेप लेते हैं कि इस लोन को रिकॉल किया जाए। जब वो लोन को रिकॉल नोटिस भेजते हैं तो वो ये कहते हैं सामने वाले जो भी जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है बोरोवर को, कि आप हमें हमारा सारा पैसा दे दीजिए, अब हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहते। पर वो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो जब ईएमआई नहीं पे कर पा रहा तो वो बाकी सारा पैसा कैसे पे कर पाएगा। तो इसलिए उसको फिर वो एनपीए में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया तो जब उसने जितनी भी सारी सिक्योरिटीज़ रखी होती हैं तो वो बैंक उसको इन्वोक करना शुरू कर सकता है। अब उसके अंदर 2 मैकेनिज़्म है, या तो वो सरफेसी के साथ जा सकता है, या बैंक ये चूज़ करता है कि मुझे उसकी इंसॉल्वेंसी करनी चाहिए जो कंपनी है, क्योंकि उसमें 2 मैकेनिज़्म है। जब हम लोन देते हैं तो बैंक ये देखता है कि क्या मैं कंपनी को लोन दे रहा हूँ या किसी इंडिविजुअल को लोन दे रहा हूँ। अगर वो कंपनी को लोन दे रहा होता है तो वो उसकी जो एप्लीकेशन आज की डेट में जो लगती है वो एनसीएलटी में लगती है। जब वो बैंक एप्लीकेशन लगाता है एनसीएलटी के अंदर, वो ये कहता है कि मैं इस कंपनी को मैंने लोन दिया था, इस कंपनी ने लोन को रिपेमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से इसने डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट करने के बाद मैं इस कंपनी का रेजोल्यूशन चाहता हूँ। उसके बाद वो एप्लीकेशन लगती है एनसीएलटी में। एनसीएलटी उस प्रोसेस में देखता है कि डिफ़ॉल्ट हुआ है, और आज की डेट में जैसे लिमिट उन्होंने रखा कि मिनिमम 1 करोड़ का डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन एनसीएलटी में लगा सकता है। वो 1 करोड़ की एप्लीकेशन को चेक करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी के जो मेंबर्स हैं, वो चेक करने के बाद ये डिसीज़न लेते हैं कि हाँ डिफ़ॉल्ट हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसकी इंसॉल्वेंसी शुरू कर देनी चाहिए। तो जैसे ही वो कंपनी की इंसॉल्वेंसी शुरू होती है तो वहाँ पर जो रोल है वो मैनेजमेंट का, जो पहले डायरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे थे, वो सारा शिफ्ट हो जाता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करते हैं जिसे वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलते हैं। वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो सारा कंट्रोल जो मैनेजमेंट के पास था वो सारा उसके पास शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही वो शिफ्ट होता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इस पूरी कंपनी की देख रेख करे, सारी एसेट्स को मेंटेन करे, सारे रिकॉर्ड्स चेक करे, और उसके बाद
वो 30 दिन के अंदर उस प्रोसेस से जितने भी लोगों ने क्लेम लेने हैं, फिर वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करता है। पब्लिक अनाउंसमेंट से जितने भी लोगों ने उस कंपनी से पैसा लेना है, वो सभी अपने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर अपना पैसा जो है उसके पास जमा कराते हैं क्लेम फॉर्म के रूप में। तो वो जब क्लेम फॉर्म के रूप में वो पैसा उनके पास आता है, तो वो उनकी एक लिस्ट बनाता है कि ये लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जैसे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। फिर एक लिस्ट बनाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की, जिन्होंने वो सर्विसेज दी थी, जैसे हम बोलते हैं ऑडिटर्स हैं या कोई वेंडर्स हैं, या अगर कोई और किसी ने माल सप्लाई किया था, तो वो सारे जो लिस्ट बनती है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट बनी, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की लिस्ट बनी। और फिर उसी के बाद जैसे एम्प्लॉयज़, वर्कमैन जो सारे काम करते हैं, वो भी अपना क्लेम जमा कराते हैं। ये सारे क्लेम इकट्ठे करके वो फिर एक COC कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक कमेटी बनाता है, जिसके अंदर नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको कंट्रोल दिया जाता है कि अब आप इस प्रोसेस के अंदर आप हमने एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल दे दिया, ये आपकी कमेटी हो गई, आप मिलके फैसले लें कि इस कंपनी के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। तो वो प्रोसेस जैसे ही शुरू होता है, तो उसमें COC डिसाइड करती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। फिर वो इस प्रोसेस को लेके आगे चलते हैं, फिर वहाँ पर फिर वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस कंपनी को अब कोई टेक ओवर करे। तो उसके लिए फिर वो पब्लिकेशन करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल COC के सहमति से कि क्या क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस होनी चाहिए। फिर जब वो रेजोल्यूशन के लिए जो बिडर्स होते हैं वो आते हैं, वो कहते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, हम ऐसे काम करेंगे, हम ये चीज़ें प्रपोज करते हैं। तो उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है, COC को जो सबसे बेस्ट लगता है, वो उसकी फेवर में वोट करते हैं। और वोटिंग जो परसेंटेज जैसे कोड में निर्धारित की गई है कि 66% से ज़्यादा होना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं जिसको 66% से ज़्यादा, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। वो इन्वेस्टर फिर वो एप्लीकेशन लगती है NCLT में, NCLT उसके ऊपर स्टैंप लगता है, देखता है कि सारी कंप्लाइंसेस पूरी की हुई हैं, तो वो रेजोल्यूशन प्लान पास करके फिर वो कंपनी जो है वो हैंड ओवर कर दी जाती है उस नए इन्वेस्टर को, और फिर वो उस प्रोसेस को आगे लेके जाता है और वो इम्प्लीमेंट करता है, वो कंपनी को फिर नई ऊंचाइयों पे लेके जाता है। तो इसके अंदर वन टाइम सेटलमेंट कब होती है? वन टाइम सेटलमेंट एक प्रपोजल जो है, जिसे हम बोलते हैं कि प्रमोटर्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो दो सिचुएशन में है। प्रमोटर अगर बोलता है कि मुझे इस प्रोसेस में नहीं जाना, अगर इस प्रोसेस से पहले ही अगर वो बैंक्स के साथ जाकर सेटलमेंट कर लेता है, मान लीजिए एप्लीकेशन अभी लगी, उससे पहले उसने जाके बैंक से सेटलमेंट कर लिया, तो उसे हम बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट। उस प्रोसेस का NCLT प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर प्रोसेस शुरू हो गई, उस प्रोसेस शुरू होने के बाद वो कहता है कि मैंने बैंक्स के साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया। अब जो भी एप्लीकेंट था, जैसे मान लीजिए कोई XYZ बैंक था, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, प्रोसेस में एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद उसने कहा कि मेरा उस बैंक से फाइनेंशियल जो जिसने इंस्टीट्यूशन था उससे सेटलमेंट हो गया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ। उस पर्टिकुलर बैंक ने कहा कि हम इस प्रोसेस को आगे नहीं चलाना चाहते, हमारा इनसे सेटलमेंट हो गया, हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो वो प्रोसेस फिर उसके बाद वो जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, वो अपना एप्लीकेशन लगाता है NCLT में, आफ्टर टेकिंग एन कंसेंट फ्रॉम, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो अपना एक फॉर्म देता है IRP को, और वो उसके साथ अपनी एक एप्लीकेशन लगाता है कि हाँ, इस प्रोसेस को हम आगे नहीं चलाना चाहते। तो कोर्ट उसको कंसेंट दे देती है और वो प्रोसेस वहीं बंद हो जाता है। पर कई बार होता है, अब वो कमेटी बन गई पूरी, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। अब उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जब सभी आ गए, तो वो कहते हैं कि सभी की कंसेंट लेनी बहुत ज़रूरी है। तो 90% लोग अगर कंसेंट दे देते हैं, तब उसके बाद वो प्रोसेस का विड्रॉल हो पाता है। तो ऐसे ही वो एक है बिफोर COC कॉन्स्टिट्यूशन, एक आफ्टर COC कॉन्स्टिट्यूशन। बिफोर COC कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सिर्फ फाइनेंशियल जो एप्लीकेंट था उसी के कंसेंट से हो जाता है। आफ्टर COC कॉन्स्टिट्यूशन, तब हमें पूरी COC की कंसेंट लेके वो विड्रॉल हम कर पाते हैं। तो वो OTS अगर बिफोर एप्लीकेशन ही हो गया, तो दैट इज विद इन द बैंक एंड दैट पर्टिकुलर बोरोवर। इसके अंदर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का रोल कहाँ आता है? नॉर्मली क्या होता है कि जब एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन, जब बैंक्स अपने एसेट्स को या बैंक अपने डेट्स को असाइन करना चाहता है, तो वो देखता है कि इसके अंदर लिक्विडिटी क्रंच, अब बैंक को भी जब तक लिक्विडिटी नहीं होती तो वो उसके लिए भी बिजनेस करना मुश्किल है। तो वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी डेड एसेट्स हैं, जैसे NPA अकाउंट्स जिसे हम बोलते हैं, उन एसेट्स को क्या करता है, वो डिफरेंट ARCs के साथ नेगोशिएट करता है कि ये मेरी एसेट्स हैं, आप इनको अगर आप लेना चाहते हैं
तो वो डिफरेंट ARCs को अप्रोच करता है। जो ARC सबसे बेस्ट डील उनको देती है उसके साथ वो नेगोशिएट करते हैं और वो अपना जो डेट है, जो अपने सारे राइट्स थे, वो उस पर्टिकुलर ARC को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं डेट असाइनमेंट। अब वो जैसे ही वो असाइनमेंट ऑफ डेट हो जाता है तो वहाँ पर वो जो ARC है उसका रोल ये रहता है कि अब जो सारे राइट्स बैंक के पास थे, अब वो सारे राइट्स उस ARC के पास ट्रांसफ़र हो गए। जितनी भी रिकवरीज अगर उन ARC को करनी है, वो ARCs उस पर्टिकुलर बैंक के बिहाफ पे उस पर्टिकुलर बोरोवर से वो रिकवरीज करती हैं। तो बेसिक और कुछ जो पैसा है वो ARC उनको कुछ पैसा लमसम देती हैं और उसके बाद जैसे जैसे रिकवरीज होती हैं तो उनके साथ वो पैसा शेयर करती हैं। तो किसी स्टेज के ऊपर ARC जो है वो इन तरीके के जो स्ट्रेस अकाउंट्स होते हैं उनकी ओनरशिप में भी आ जाते हैं। ARCs का ओनरशिप का जो रोल है वो बेसिकली, क्योंकि वो भी एक फैसिलिटेटर का ही रोल अदा करते हैं। अब वो फैसिलिटेटर जब रहते हैं तो उनका पर्पज़ ये होता है कि जितनी रिकवरी हो पाए वो बैंक के साथ शेयर करें और वो एक पर्टिकुलर उसमें उनका एक लमसम फीस हम बोल सकते हैं वो रहता है। बिजनेस की ओनरशिप के अंदर मतलब ARC अगर किसी बिजनेस को टेक ओवर करना चाहे, हाँ जी, तो उसका रोल सिर्फ बिजनेस को टेक ओवर की बजाय सिर्फ डेट असाइनमेंट तक ही सीमित रहता है। क्योंकि ARC कोई अगर हम देखें तो वो RBI से गवर्न होती है। क्योंकि ARC जैसे मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने ARC ने ले लिया तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का क्या करेगी? हाँ जी, क्योंकि उसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग करना तो नहीं है। हाँ जी, तो इसीलिए वो क्या करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अल्टीमेटली वो किसी दूसरे पर्टिकुलर बंदे को देगी जो उसको चला सके, तभी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सकती है। अगर ARC के पास वो कैपेसिटी होती तो वो ARC नहीं होती, वो मैन्युफैक्चरिंग हाउस होता। हाँ जी। तो इसीलिए ARC क्या करती है, वो वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेगी और वो आगे ट्रांसफ़र कर देती है रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर बंदे को जिसके अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ है, और वो डेट से जो उसने रिकवरी की वो जो पैसा उसको आएगा वो फिर बैंक के साथ शेयर करते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या इंस्टीट्यूशनल हो, और वो इस तरीके के स्ट्रेस एसेट्स को अक्वायर करना चाहता हो, हाँ जी, तो उसके लिए उसको क्या प्रोसेस अपनाना पड़ता है? दो तरीके हैं। एक जिसे हम बोलते हैं बिफोर, अगर मान लीजिए बैंक्स जैसे हम देखते हैं कि ऑक्शंस करते हैं, सरफेसी में उन्होंने पोजीशन लिया और उसके बाद वो ऑक्शंस करते हैं, तो वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके वो एसेट्स हम ले सकते हैं अगर इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं। दूसरा मॉडल है थ्रू द रेजोल्यूशन प्रोसेस। जैसे कंपनीज इंसॉल्वेंसी में जाती हैं तो वो अपने रेजोल्यूशन प्लान, अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स कैसे उस कंपनी को टर्न अराउंड करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट करके वो एसेट्स को ले सकते हैं। तो एसेट्स के साथ में उनके पास कंपनी की ओनरशिप भी इस तरीके से आ सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि तो वो बड़े इसमें सारे शेयर लोग, होल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जो नए इन्वेस्टर्स हैं दे बिकम्स द शेयर होल्डर और वो मालिक वही बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये इन्वेस्टर्स ARC को भी अप्रोच कर सकते हैं टू एक्वायर दी हाँ जी, एसेट्स। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बड़े सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, आजकल लोग ये नहीं समझ पा रहे कई लोग कि DRT में और NCLT में क्या फ़र्क है। तो थोड़ा आप वो बताना चाहेंगे DRT हाँ और NCLT के डिफरेंस के बारे में? DRT एक रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जैसे हम बोलते हैं ना डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और NCLT है कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में बैंक अगर जाता है तो वो रिकवरी के मकसद से जाता है। वो ये चाहता है कि जो मेरी पोजीशन में वो एसेट्स आ जाएं ताकि मैं उन सब एसेट्स को ऑक्शन करके अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर पाऊँ। और NCLT में जो उसका मकसद है वो ये जानता है कि अब ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही, इसका हमें कोई इफ़ेक्टिव रेजोल्यूशन होना चाहिए। वो तब NCLT को अप्रोच करता है। वहाँ उसका मकसद रिकवरी जो है वो ऑटोमेटिक है बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन, बट ऑब्जेक्टिव उसका वहाँ जब वो बैंक NCLT को अप्रोच करता है वहाँ ये चाहता है कि उस कंपनी का रेजोल्यूशन हो। तो इसीलिए जब वो NCLT को अप्रोच करता है तो वहाँ पूरी कंपनी का रेजोल्यूशन होता है, सिर्फ उसका ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या दूसरे भी क्रेडिटर्स हैं जिन लोगों ने पैसा लेना है, सबका ध्यान रखता है वो, और उसके बाद उस कंपनी का जब रेजोल्यूशन आता है तो उसको पैसा फिर जो इन्वेस्टर आता है वो हर एक को उसके वोटिंग परसेंटेज या जो सबने एग्री किया है उसी हिसाब से वो शेयर करते हैं। तो आपकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर इस पूरे मैकेनिज्म में आप क्या क्या सर्विसेज अपनी प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं? जो उत्कृष्टता है इसके अंदर हमारा जो कंसल्टेंसी हम देते हैं, जैसे एंड टू एंड सॉल्यूशन बोलते हैं हम इसे। चाहे वो प्रमोटर्स हैं, मान लीजिए प्रमोटर्स को नहीं आइडिया कि इस प्रोसेस में अगर कोई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है कि उसके साथ कैसे डील करना है,
और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, अब वो सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर पाते तो उनको टीम चाहिए, पूरा बैकअप चाहिए, तो वो हम सर्विसेज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए भी हम सर्विसेज देते हैं। हम जो प्रमोटर्स के अलावा मान लीजिए कोई इन्वेस्टर्स है, उसको रेजोल्यूशन प्लान कैसे देना है, क्या लीगैलिटीज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सुविधा देते हैं कि उनकी पूरी प्रोसेस को कैसे हम टेकअप करेंगे और उनको कैसे वो रेजोल्यूशन प्लान उन सीओसी के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो एक बुके है, हर पूरी प्रोसेस में, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लिए कहें, चाहे प्रमोटर्स के लिए बोलें या इन्वेस्टर्स के लिए बोलें या क्रेडिटर्स के लिए बोलें, सारी सर्विसेज हम उत्कृष्टा के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। तो इसके अंदर मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, उसमें कई लीडिंग बैंक्स के साथ और कुछ एआरसीज के साथ भी आप काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ आपकी वर्किंग में क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? बैंकों की तरफ, एक तरफ अगर बैंकों की बात करें उनके लिए, और एक तरफ एआरसी की बात करें उनके लिए। बैंक्स और एआरसी हमारे लिए इसमें एक क्रेडिटर का रोल अदा करते हैं, क्योंकि बैंक्स, जैसे मान लीजिए किसी बैंक ने हमें रिक्रूट किया या अपॉइंट किया, तो वो एप्लीकेशन जाती है एनसीएलटी में, एनसीएलटी फिर उस पर ओके करता है, तो वो प्रोसेस शुरू होता है। और क्योंकि हमें जो भी सर्विसेज देनी है, अगर हम एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं तो हम बैंक्स को या किसी भी क्लाइंट को, जैसे मान लीजिए प्रमोटर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो सभी को देते हैं। और अगर बैंक ने हमें अपॉइंट किया है, जैसे बैंक का एनपीए अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बैंक का एनपीए हुआ, बैंक ने एप्लीकेशन लगाई एनसीएलटी में जाके और उसमें हमसे कंसेंट ली कि हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो वो जो सर्विसेज हैं, बैंक्स की जो एम्पैनलमेंट होती है, वो नॉर्मली इस पर्पज़ के लिए होती है कि आप फ्यूचर में, हम आपको इस कंपनी में प्रपोज करना चाहते हैं एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसीलिए हम आपको अपने इस लिस्ट में डाल रहे हैं, तो इसीलिए वो उसको एम्पैनलमेंट बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हों और वो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी देख रहे हों जहाँ पे उन तरीके के बिजनेसेस को टेक ओवर करने में वो इंटरेस्टेड हों, तो इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आप उनके लिए आइडेंटिफाई करके एक डील फ्लो दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपने जो ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग और इसके साथ में एनपीएस के ऊपर लाइमलाइट डाली है, तो होपफुली जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं और फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हैं जो पहली बार इस मुसीबत से निकल रहे हैं और जिनको पता नहीं है कि किस तरीके से इन चीज़ों को प्रोफेशनली सॉल्व कर सकते हैं, तो होपफुली हम कोशिश करेंगे कि हमारे देखने वाले आप तक पहुँचे और आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज लें और इन्वेस्टर्स भी आप तक पहुँचे ताकि उनको भी एक अच्छी डील फ्लो आपसे मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से हरीश जी और उनकी पूरी जो टीम है दिल्ली बेस्ड है, काफ़ी टाइम से अपनी प्रोफेशनल सेवाएं इस काम में दे रहे हैं। तो मैं देश में विदेश में हमारे एपिसोड देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एक आप कॉर्पोरेट हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको एडवाइजरी चाहिए प्रोफेशनल्स की अपने केसेस को टेकअप करने के लिए, तो आप इनसे जुड़ें। और इसी तरीके से अगर आप डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं या आप इंडिविजुअल हैं और आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना, तो इस तरीके की स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी डील फ्लो आपके पास ये शेयर कर सकते हैं। इनके नीचे दिए गए नंबरों पे आप इनके साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको फिर अप्रोच करने के बाद इन तरीके की प्रोफेशनल सर्विसेज में एंगेज भी कर सकते हैं। ये मेजर लीडिंग बैंक्स और काफ़ी इस्टेब्लिश टॉप की जो एआरसीज हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। तो होपफुली हमारी ये जो सीरीज का एपिसोड है जो स्पेसिफिकली डेट रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेस एसेट्स के ऊपर है, इससे आज आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और जो एक सॉल्यूशन मिल सकता है प्रमोटर्स को इस तरीके से या एक इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आज की डेट पे एनपीएस का है, तो उसके लिए आप इनसे ज़रूर जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।